अपवर्तन की जो ये घटना होती है, अपवर्तन का ये जो फिनोमिना है रिफ्रैक्शन का, क्या इस पर बेस्ड कोई फिनोमिना हमको देखने को मिलता है? तो आंसर है यस। रिफ्रैक्शन पर बेस्ड बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जो कि हमें हमारे नेचर में लगातार देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक फिनोमिना तो यही है कि सुबह जब एक्चुअल सनराइज होता है, एक्चुअल सनराइज जितने बजे होता है उससे 2 मिनट पहले ही आपको सन दिखने लगता है। अब देखिए, एक्चुअल सनराइज जितने बजे होना है उससे 2 मिनट पहले ही सन आपको दिखने लगता है, और शाम के टाइम एक्चुअल सनसेट जितने बजे हो जाता है उसके 2 मिनट बाद तक आपको सन दिखता रहता है। ये रिफ्रैक्शन का एक फिनोमिना है। ऐसा क्यों होता है अभी हम जिक्र करेंगे उसका। आपने और भी घटनाएं देखी हैं, जैसे अगर कहीं पर पानी भरा हुआ है ग्लास में, बाल्टी में, या किसी झील में पानी भरा है, तालाब में पानी भरा है, और अगर वो पानी बिल्कुल साफ सुथरा है तो पानी की नीचे तालाब है तो उसकी ज़मीन पर, बाल्टी है तो उसकी बॉटम पर अगर कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, तालाब के नीचे अगर पत्थर पड़े हुए हैं तो वो पत्थर ऊपर से जब देखते हैं तो आपको दिखते हैं वो। लेकिन इस देखने में एक डिफरेंस आपको दिखता है फिलहाल, कि जब हम ऊपर से देखते हैं उसको, तो एक्चुअली वो जितना नीचे होते हैं ना उतना नीचे हमको दिखते नहीं है, वो थोड़ा सा ऊपर दिखते हैं। कभी आपने गौर किया हो, पानी से भरी एक हौज को आप देखिए तो ऐसा लगेगा कि ये हौज कम गहरी है, लेकिन जब आप उसमें उतरते हैं तो वो हौज आपको महसूस होता है कि जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा गहराई इस हौज की है। समझ रहे हैं आप? तो ये हम देखते हैं, और ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही ऐसा दिखता है आपको। रिफ्रैक्शन पर ही बेस्ड ये एक फिनोमिना आपको देखने को मिलता है, और रिफ्रैक्शन पर ही हम स्लैब को स्टडी करेंगे कि स्लैब में जब हम लाइट रे को डालते हैं तो उस लाइट का क्या होता है। उसका लेटरल शिफ्ट हो जाती है, डायरेक्शन नहीं बदलती, पर वो हल्का सा जहां वो जा रही थी वहां से थोड़ा सा उसका पार्श्विक विस्थापन हो जाता है। तो अपवर्तन पर आधारित कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं, उनको आज हम स्टडी करना चाहते हैं, तो आप देखते जाइए और हम उसको करते चलते हैं। तो सबसे पहली घटना जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम समझने वाले हैं, वो ये है कि वास्तविक सूर्योदय के बाद और वास्तविक सूर्योदय से पहले और वास्तविक सूर्यास्त के बाद तक सूर्य का दिखाई देना। लिखिए हेडिंग बना लीजिए सभी लोग। वास्तविक सूर्योदय से पहले, वास्तविक सूर्योदय से पहले ही वास्तविक सूर्योदय से पहले ही तथा वास्तविक सूर्यास्त के बाद तक सूर्य का दिखाई देना। वास्तविक सूर्योदय से पहले ही और वास्तविक सूर्योदय के बाद तक सूर्य का दिखाई देना। सूर्य का दिखाई देना। अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। देखिए कैसे होता है, बड़ा आसान है। ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ के चारों तरफ आप जानते हैं एटमॉस्फेयर का एक घेरा है पूरा। ठीक है बेटा, हमारी अर्थ और हमारी अर्थ के चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर का एक घेरा यहां पर बना हुआ है। ठीक, अब इस अर्थ में
यहां कहीं बहुत दूर सन है, ये एटमॉस्फेयर का घेरा बना हुआ है इस पे। यहां दूर कहीं सन निकला हुआ है बहुत, और सन से ऐसे लाइट रेज आते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर होता है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि उससे जो किरणें आती हैं प्रकाश की, वो लाइट रेज पैरेलल आती हैं, मान सकते हैं। अदरवाइज पैरेलल होती नहीं है, पर जब बहुत दूर हमसे होता है तो हम क्या मान सकते हैं, पैरेलल आती हैं। जैसे आपने कभी रात के अंधेरे में चंद्रमा को अगर देखा होगा तो आप महसूस करते होंगे, या सन से महसूस करिए कि आप यहाँ पर हैं, आपने देखा कि एक वक्त चंद्रमा आपको इस जगह पर दिख रहा है कहीं पर, और आप यहाँ से ऐसा 10 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, फिर वहाँ पर खड़े होकर देखते हैं तो भी चंद्रमा उसी जगह दिख रहा होता है। देखते हैं तो वो अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। और अगर किसी पास वाले ऑब्जेक्ट को देखोगे, यहाँ नज़दीक में कोई वस्तु होगी, उसको आप देखोगे तो अभी ये वस्तु इस तरफ है, हम थोड़ा सा ऐसे चले जाएंगे तो इसकी डायरेक्शन बदल के ऐसे हो जाएगी। ये घड़ी जो रखी है मैं इसका आपको दिखा रहा हूं। तो सन बहुत दूर है, और बहुत दूर है तो वहां से आने वाली लाइट रेज हम कैसी मानते हैं कि वो लाइट रेज पैरेलल हैं। ये लाइट रेज हैं, प्रकाश की किरणें। इसके चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर का घेरा है, एयर का। ये हमारी अर्थ है। अब यहां से लाइट रेज ऐसे आती हैं, देखो ध्यान से, ये लाइट रेज ऐसे आएंगी और ऐसे चली जाएंगी। अगर ये एटमॉस्फेयर का घेरा नहीं होगा तो। दूसरा, यहां से लाइट रेज ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी। अब हमारी अर्थ क्या होती रहती है? हमारी अर्थ लगातार घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट। ये हमारी अर्थ लगातार ऐसे रोटेट हो रही है, ये अर्थ है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप यहां पर हैं किसी वक्त, आप यहां पर हैं, अर्थ ऐसे रोटेट हो रही है, अगर आप यहां पर हैं तो सूर्य तो इधर निकला हुआ है, तो आप तक लाइट पहुंचेगी क्या? आंसर है आप तक लाइट नहीं पहुंचेगी। तो अगर आप यहां पर हैं, इसका मतलब है आपके लिए ये क्या है? आपके लिए ये मध्य रात्रि का समय है। 1 बजा है, 2 बजे हैं रात के। क्यों? उस समय पूरा अंधेरा है और आप तक सन की लाइट नहीं पहुंच पा रही है। अब अर्थ घूमेगी तो धीरे धीरे आप भी ऐसा आओगे। आप यहां पर आ जाओगे, 3 बज गए सुबह के, 4 बज गए सुबह के, 5 बज गए सुबह के, 6 बज गए सुबह के। जब 6 बजेंगे उस वक्त आपकी लोकेशन यहां पर होगी और सन से आने वाली लाइट रे आपकी आंख पर पड़ेगी। अब सूर्य से आने वाली लाइट रे आप पर पड़ी, इसका मतलब है एक्चुअल सनराइज हुआ। भाई हम सूर्योदय कब मानेंगे? जब सूर्य की किरणें हमारी आंखों पर आएंगी। अब आप मुझे बताओ, 5 बजे जिस समय आप यहां पर थे, क्या ये सन की जो लाइट आ रही है ये आपकी आंख पर पड़ी? आपकी आंख पर नहीं पड़ी, वो तो ऐसे यहां से होके चली गई आगे। तो आप क्या बोलोगे कि अभी सनराइज नहीं हुआ। 6 बजेंगे, यहां पर आ गए, दिस इज 6 o'clock इन द मॉर्निंग एंड दिस इज 6 o'clock। इसको मैं यहां लिख देता हूं, इन द इवनिंग। ठीक है, तो जब आप यहां पर आ जाएंगे तो आपके लिए वास्तविक सूर्योदय होगा, क्योंकि तभी ये किरणें आपकी आंखों पर पड़ेंगी। और जब आप यहां पर अर्थ घूमेगी, आप यहां पर आ जाएंगे तो आपके लिए दोपहर होगी। घूमते घूमते अर्थ ऐसा यहां चली जाएगी एट 6 o'clock इन द इवनिंग। तो आपके लिए क्या होने लगेगा? सनसेट होने लगेगा, क्योंकि यहां से थोड़ा सा भी आप इधर जाते हो आपको सूर्य दिखाई देना बंद हो जाएगा। आपकी आंखों पर किरणें आना बंद हो जाएंगी, मतलब आपको सूर्य दिखाई देना बंद हो जाएगा। भाई किरणें आ कहां से रही हैं? सूर्य से, और सूर्य से आने वाली किरणें आपकी आंख पर जा रही हैं, तो सूर्य तो दिखेगा आपको। अब यहां से थोड़ा इधर चले गए, थोड़ा यहां चले गए, फिर तो आपकी आंखों पर किरणें आना बंद हो गई। इसका मतलब आप अगर यहां पर आ गए तो आप बोलोगे कि क्या हो गया?
सूर्यास्त हो गया है, सनसेट हो गया है। पर अब आप समझ रहे हैं कि जब आप यहां पर रहोगे तो आपके लिए सूर्योदय है और यहां पर रहोगे तो क्या है, सूर्यास्त। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसमें रिफ्रैक्शन का रोल क्या है आखिरकार। ठीक है, अब होता क्या है कि जो लाइट रेज यहां से ऐसा आती हैं, ये लाइट रे एक मैंने ली, ये यहां से ऐसे आई, यहां पर उसको एटमॉस्फेयर का घेरा मिला और इसमें क्या मिला, एयर मिली उसको, और एयर की ये सरफेस है, देखिए है एयर की सरफेस। अब अगर ये एयर की सरफेस है, यहां पर वैक्यूम था, निर्वात था, यहां पर आकर उसको आगे हवा मिली, तो निर्वात की तुलना में वायु को सघन माना जाएगा या विरल माना जाएगा? निर्वात की तुलना में वायु को सघन माना जाएगा। जब सघन माना जाएगा तो ये प्रकाश किरण निर्वात से वायु में प्रवेश कर रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, इसका मतलब है रिफ्रैक्शन तो होगा इसका। अब अगर रिफ्रैक्शन होगा तो मैंने ये नॉर्मल बना दिया, क्योंकि रिफ्रैक्शन में किरण किधर जाएगी ये समझने के लिए हमको एक अभिलंब चाहिए, तो मैंने ये जो सरफेस है एयर के एटमॉस्फेयर की, उस पर ये मैंने एक नॉर्मल बनाया। अब बताइए किस तरफ जाएगी, जाने का रास्ता उसके ये है, अगर ये नहीं आता एयर तो ये ऐसे चली जाती सीधे, पर विरल से सघन में जाने की वजह से इसको क्या होना पड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ना पड़ेगा, तो ये अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ जाएगी। ये जब नीचे की तरफ आएगी तो, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे बेटा नीचे आते जाते हैं, एटमॉस्फेयर का डेंसिटी, उसका जो डेंसर मीडियम है ना, वो और बढ़ते चला जाता है, वायु का जो डेंसिटी है वो और बढ़ते चली जाती है, यहां पर वायु और घना मीडियम मिलता है, तो थोड़ा सा और नीचे आई, यहां पर फिर से इसकी विरल से इसका और ज्यादा सघन माध्यम मिलने लगा हमको। जब विरल से सघन मिला तो ये किरण क्या करेगी, अभिलंब की ओर और झुक जाएगी। अब इसके जाने का एक्चुअल पाथ ये है, पर विरल से सघन में आने की वजह से ये अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकी, और जिस वक्त आपकी लोकेशन यहां पर थी 6 बजे से 2 मिनट पहले आप यहां पर थे, तो आपकी आंख पर ये किरण जाना शुरू हो गई, देखो, और ये लाइट रे कहां से आई है, सन से, और ये लाइट रे आपकी आंख पर जा रही, तो आपको क्या दिखेगा, सन ही दिखेगा आपको, क्योंकि लाइट रे आ कहां से रही है, सन से। तो हमने क्या देखा कि 6 अभी बजे नहीं है, एक्चुअल सनराइज अभी हुआ नहीं है, उससे 2 मिनट पहले ही हमारी आंख पर सूर्य से किरणें तो आने लगी, और अगर सूर्य से किरणें आने लगी तो सूर्य हमको दिखने लगा। सूर्य आपको दिखने लगा तो हम क्या बोलेंगे, भाई सूर्य अगर हमको दिखेगा तो हम तो बोलेंगे ना कि सूर्योदय हो गया। हम तो ये जान नहीं पाएगी वजह क्या है या क्या नहीं है, मेरी आंखों में सूर्य दिखाई दिया तो हम तो बोल देंगे कि भाई सूर्योदय हो गया है। तो हमको क्या लगने लगता है, 6 बजे से 2 मिनट पहले ही 5:58 पर ही कुछ सूर्योदय हो गया, बट एक्चुअली सूर्योदय हुआ नहीं है, सूर्योदय तो 6 बजे होगा सुबह। ये अब देखो ये किस वजह से हो पाया, रिफ्रैक्शन की वजह से। ऐसे ही शाम को जैसे ही आप यहां पर आते हैं और उसके बाद थोड़ा सा भी इधर चलेंगे, आपको सूर्य दिखाई देना बंद हो जाएगा, क्योंकि लाइट रे आपकी आंख पर पड़ना बंद हो जाएगी। लेकिन अब अगर आप यहां पर पहुंच गए हैं, अब आप बताएं मुझे, सूर्य छिप चुका है या अभी नहीं छिपा है, छिप चुका है, तो एक्चुअल सनसेट हो चुका है, यहीं पर हो गया था। पर जो लाइट रेज यहां से ऐसे आती है ना, यहां पर इसको ये ले लेते हैं लाइट रे, जो लाइट रेज यहां से ऐसे आती हैं वो जैसे ही एटमॉस्फेयर में इंटर करती हैं, क्योंकि यहां पर इसका सरफेस ऐसा है, जो ऐसा बना होता है, यहां पर उसकी सरफेस कैसी है, ऐसी, यहां पर उसकी सरफेस ऐसी ऐसी ऐसी, तो अलग अलग जगह बनाओगे सरफेस ऐसा क्षैतिज तो हमेशा नहीं बनेगा ना, यहां पर उसकी सतह ऐसी है। अब ये निर्वात से वायु में प्रवेश कर रही है तो विरल से सघन में जा रही है, अब विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी, तो इसका अभिलंब कहां है, मैंने एक नॉर्मल बनाया, जाने का रास्ता तो वैसा इसका सीधे था, पर यह हल्का सा अभिलंब की ओर ऐसा झुक गई।
आगे बढ़ी, थोड़ा और नीचे आई एटमॉस्फेयर में, वायु का जो डेंसर मीडियम था वो और बढ़ा। डेंसर मीडियम अगर और बढ़ गया तो यहां पर क्या होगा, यहां पर फिर हमने अभिलंब बनाया, ये और झुक गई इधर की तरफ, और जब आप यहां पहुंच गए ना तो भी ये आपकी आंख पर पहुंच रही है लाइट रे, और ये लाइट कहां से आ रही है, सूर्य से। तो जब आप यहां पहुंच गए तो भी आपको सूर्य दिखाई देता है। सूर्यास्त हो चुका, उसके बाद भी 2 मिनट तक आपको क्या दिखता रहता है, सूर्य दिखता रहता है। और वो इस वजह से उस समय एक्चुअली लाइट रेस सीधे नहीं आ रही होती हमारी आईज पर, लेकिन किस वजह से हमारी आंख पर पहुंच रही होती हैं, अपवर्तन की वजह से हमारी आंख पर वो सूर्य की किरणें पहुंच रही होती हैं। तो हम सोचते हैं कि अभी सूर्य दिख रहा है, इसका मतलब अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। तो क्या हो रहा है, सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले ही आपको सूर्य दिखने लगता है, और सूर्यास्त हो जाने के 2 मिनट बाद तक आपको सूर्य दिखता है। ये किसकी मेहरबानी है, आपकी, सूर्य की, या अपवर्तन की? अपवर्तन की मेहरबानी है। ऐसे मेहरबानी तो तीनों की है यार, आप नहीं होगे तो देखेगा कौन, सूर्य नहीं होगा तो किरणें किसकी आएंगी, और अपवर्तन नहीं होगा तो 2 मिनट बाद तक कौन दिखाएगा आपको। तो तीनों चीजों की मेहरबानी पर यह फिनोमिना किस पर बेस्ड है, रिफ्रैक्शन पर। नाउ आई होप कि ये चीज आपको समझ में आने लगी। तो ये जो घटना हमने देखी, ये अपवर्तन की घटना की वजह से ऐसा होता है कि सूर्योदय हमको जल्दी दिखने लगता है, सनराइज हमको जल्दी दिखने लगता है, और सनसेट डिले हो जाता है, थोड़ा देर तक हमको दिखता रहता है। सूर्य एक्चुअली छिप जाने के बाद भी, लेकिन याद रहे कि 2 घंटे बाद तक नहीं, केवल 2 मिनट का डिफरेंस आता है, बस इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, तो ये अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट ये हमने कर लिया। इसके बाद हम लेते हैं जैसे लास्ट क्लास में आपने देखा कि रिफ्रैक्शन में कुछ मीडियम्स हम पढ़ने वाले हैं। रिफ्रैक्शन में हम कुछ मीडियम्स पढ़ने वाले हैं। उनमें से एक मीडियम हमने सबसे पहले आपको बताया था, ग्लास स्लैब, कांच की सिल्ली पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होगा थोड़ा सा आप देखिए। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल रहेगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन। चलिए लिखिए हेडिंग, कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, स्लैब के थ्रू अपवर्तन। ठीक है, देखिए मैं यहां स्लैब बनाऊंगा और आप देखिए कि उसमें कैसे लाइट रेज जाएंगी, क्या होगा उन लाइट रेज का। ये मैंने एक स्लैब बना ली, ठीक है, नॉर्मल ऐसे ही, और इसमें पूरा ये कांच भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब कल मैंने बना के भी दिखाया था किस तरीके की दिखेगी आपको। ये शेप ये रहेगा उसका, पतली रहेगी थोड़ी सी शेप उसका, ये रहेगा, और पूरा ये जैसे इसमें पन्ने भरे हुए, कागज भरा हुआ है, तो वो कांच की पूरी बनी होगी, ट्रांसपेरेंट। इधर से देखोगे तो आर पार आपको दिखेगा उस पे। ऐसी ग्लास स्लैब होती है। अब इस ग्लास स्लैब में हम लाइट रेज डालेंगे। ये मान लेते हैं कि ये ग्लास की स्लैब जो है, इसकी मोटाई, इसकी जो थिकनेस है वो टी के बराबर है। मोटाई मतलब थिकनेस इसकी, और थिकनेस टी मान ली हमने। अब लाइट को हम यहां से डालेंगे, देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा सही से बनाऊंगा ताकि ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आए। यहां से मैंने ये लाइट रे इस पे डाल दिया। एक्चुअली इसके जाने का रास्ता क्या है, देखो ये इसके जाने का रास्ता है। ठीक है, पर क्या इस रास्ते पर नहीं जाएगी?
आंसर है कैसे जाएगी, जब बीच में इसको एक ट्रांसपेरेंट मीडियम मिल जाएगा तो ये उस रास्ते पर नहीं जा पाएगी। तो क्या होगा, यहां पर हमने एक नॉर्मल बनाया, अभिलंब, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एंगल कितना होगा, आपतन कोण, इसको कैसे लिखेंगे, आई से। अब एयर से ग्लास में लाइट रे एंटर कर रही है, अगर एयर से ग्लास में एंटर कर रही है तो अभिलंब की ओर झुकना चाहिए कि अभिलंब से दूर हटना चाहिए, अभिलंब की ओर झुकना चाहिए। तो ऐसा जाते हुए ये ऐसे आएगी नीचे की तरफ, या ऐसा हल्का ऊपर उठ जाएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे ऐसा झुका देता हूं। देखो जाने का रास्ता ये था ना इसके, पर हमने इसको नीचे झुका दिया थोड़ा सा, ये देखिए मैंने इसको नीचे झुका दिया, आई एम सॉरी। और यहां पर ये लाइट रे पहुंची, यहां पर पहुंची तो इसको फिर से एक इंटरफेस मिला, दो इंटरफेस मिले। एक बार यहां पर इंटरफेस मिला था जो कि एयर और ग्लास को सेपरेट कर रहा था, यहां पर इंटरफेस मिला जो कि ग्लास और एयर को सेपरेट कर रहा है। इस इंटरफेस पे लाइट रे एयर से ग्लास में एंटर कर रही थी, पर इस वाले इंटरफेस पे लाइट रे ग्लास से फिर एयर पे एंटर कर रही है। देख रहे हैं, ये दो डिफरेंसेस हैं। अपवर्तन को समझने के लिए यहां पर भी मैंने एक नॉर्मल बना दिया, एक अभिलंब बना दिया हमने, ये नॉर्मल हमने बना दिया। क्या आप बता सकते हैं ये क्या होगा बेटा, आर, अपवर्तन कोण है तो इसको बोलेंगे आर, ठीक है। एक काम करते हैं हम, इसका जो शुरुआत का रास्ता था उसको मैं थोड़ा सा ट्रेस कर लेता हूं, यहां पर मुझे जरूरत है थोड़ी सी। ये देखिए बेटा, ये उसका एक्चुअल पाथ था, ठीक है, ओके। अब ये लाइट रे यहां पर आ गई है। अब बताइए, यहां पर ये कांच से फिर हवा में जा रही है, सघन से फिर विरल में जा रही है। अगर ये सघन से विरल में जा रही है तो जाने का रास्ता तो इसका ये है। अब अपने इस रास्ते से ये अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, वेरी गुड। और क्योंकि बउआ ये फिर से कहां पर आ गई है, एयर में आ गई है, तो अभिलंब से जितना कोण बनाते हुए ये आपतित हुई थी, अभिलंब से उतना ही कोण बनाते हुए ये एयर में अपवर्तित होकर निकल जाएगी। ये लाइट रे ऐसे निकल जाएगी इस डायरेक्शन पे, कितना एंगल बनाते हुए, आई के बराबर का एंगल बनाते हुए ये एयर में फिर से चली जाएगी। अब आप बताएं, ये आपको समझ में आया, ये फिगर सबको समझ में आ गया। और अब देखिए बेटा, ये इसके जाने का पुराना रास्ता था, स्लैब में पड़ी, स्लैब के अंदर चली गई ऐसे, और जब बाहर निकली तो उसी डायरेक्शन पे ये बाहर निकली जिस डायरेक्शन पे इसने एंटर करने ये यहां पर ऐसे गई थी। इसलिए ये वाला लाइन, ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता दोनों आपस में कैसे होंगे, समांतर होंगे। क्यों, ये पुराना रास्ता था इसका और ये नया रास्ता है। कांच की सिल्ली के भीतर वो प्रवेश कर गई, उसके बाद उसका जो भी हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, जहां जहां भी हुआ, लेकिन जब वो बाहर निकलेगी ना तो वो आपका ये जो इनिशियल पाथ था लाइट का, प्रारंभिक रास्ता था, उसके समांतर ही ये लाइट रे आ जाएगी। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये तो हमने अपवर्तन करके उसका फिगर बना लिया। अब आप मुझे ये बताइए, क्या प्रकाश किरण ने, दो बातों के बारे में बताइए, प्रकाश किरण ने अपनी दिशा बदली कि नहीं बदली? लाइट रे ने अपनी डायरेक्शन बदली या नहीं बदली? नहीं बदली, बिल्कुल सही। इस दिशा में जा रही थी, इस दिशा में जा रही थी और अभी भी वो इसी दिशा में जा रही है। तो लाइट रे का डायरेक्शन जो होगा
लाइट रे की डायरेक्शन जो है नो चेंज। तो फिर हुआ क्या है? आंसर है, हुआ ये है कि ये लाइट रे ऐसे जा रही थी और जाते जाते ग्लास स्लैब में पड़ी, तो ग्लास स्लैब से जब निकली है बाहर ना, तो ये थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट हो गई है, बस ऐसे चली जा रही है। जैसे हम ऐसा चलते चलते जाएं और डायरेक्शन ना बदलें, केवल हम थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएं, ऐसे करें और फिर ऐसा चलने लगे, तो क्या हमने डायरेक्शन बदला? हमने डायरेक्शन नहीं बदला, केवल हम थोड़ा सा विस्थापित हो गए हैं। और विस्थापित कैसा हुए हैं? लैटरली डिस्प्लेस हुए हैं हम। इसको बोला जाता है पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलेंगे आप इसको? पार्श्विक विस्थापन। तो लाइट रे की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, तो फिर लाइट रे में ये हुआ, कुछ तो हुआ है, तो ये जो हुआ है उसको हम बोलेंगे क्या? आंसर है, इसको हम बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन। तो यहां पर हम लिख देते हैं प्रकाश किरण पार्श्विक विस्थापित हो जाती है। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है लैटेरल शिफ्ट। अब कहां है ये लैटेरल शिफ्ट? कहां है ये लैटेरल शिफ्ट और कितना है ये लैटेरल शिफ्ट? तो आप देखिए, ये ऐसे जा रही थी और इतना थोड़ा सा हट गई है, तो बेटा ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को ही बोला जाता है लैटेरल शिफ्ट। ये जितना ये हट गई है, तो डायरेक्शन नहीं बदला, केवल पार्श्विक विस्थापन उसमें आ गया है प्रकाश की किरण में। तो आज के बाद याद रख लें, अगर कोई प्रकाश की किरण किसी ग्लास स्लैब से गुजारी जाती है, उसको पास किया जाता है, तो उसकी डायरेक्शन नहीं बदलती, पर उसमें एक क्या चेंज आता है? तो आंसर है उसमें पार्श्विक विस्थापन हो जाता है। अब हम ये जो पार्श्विक विस्थापन इसमें हुआ है ना, इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, बिकॉज फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, सो वी वांट टू कैलकुलेट दिस लैटरल शिफ्ट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं आप इसे। और ये डिस्टेंस अगर नाप लोगे तो पता लग जाएगा कि कितना ये अपने रास्ते से ऐसा हो गई है, फिर इस रास्ते पर चली गई। अब यहां पर हम कुछ नाम रख देते हैं। आई होप कि फिगर वगैरह समझ में आ गया आपको। इसका कुछ नाम रख दिया जाए, कुछ भी नाम रख लो। ए इस पॉइंट का नाम रख लिया जाए, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम सी रख देते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा और बड़ी आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। मुझे ये चीज चाहिए, लैटरल शिफ्ट। हमारे इस फिगर में कौन है लैटरल शिफ्ट? आंसर है बीसी लैटरल शिफ्ट है, ठीक है। अब हम इसी को पता लगाना चाहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा बउआ, ये एक अभिलंब है बेटा, अभिलंब है, और ये क्या है? ये आपतित किरण है। तो अभिलंब और ये आपतित किरण, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? आई। तो यहां पर भी इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? किस वजह से? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। भूल गए हैं आप? अगर ये एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, यहां पर अगर ये एंगल आई है, तो यहां पर भी पूरा एंगल कितना होना चाहिए? दिस इज नोन एज VOP, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो अगर ये एंगल आई है अभिलंब और आपतित किरण के बीच, तो यहां पर भी अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कितना होना चाहिए? इतना समझ आया? अब ये पूरा आई है, ये नीचे का ये एंगल कितना है? R। तो ये एंगल कितना बचेगा? I माइनस R। समझ आया सबको? तो ये एंगल बच गया I माइनस R। ये बात नहीं समझ में आई आपको? अरे फिर से देख लो भाई, आ गया समझ में? ये
कि पूरा कोण आई था, उसमें से ये आर निकाल देंगे तो ये कितना बचेगा, आई माइनस आर। अच्छा एक चीज और ये कि ये एंगल यहां पर कितना है, आर, तो ये एंगल यहां पर कितना होगा, आर। ठीक है, उसकी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, हटाओ, पड़ेगी तो फिर ले लेंगे। अभी फिलहाल अब मैं एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाना चाहता हूं। समकोण त्रिभुज ए सी बी में सभी लोग गौर कीजिए। समकोण त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी हम करना ये चाहते हैं, ये हमको पता लगाना है, उसकी वैल्यू हम इसके पदों में निकालना चाहते हैं, ए बी के पदों में। तो अब बताइए, आई माइनस आर के लिए ये लंब है और ये क्या बनेगा, कर्ण, क्योंकि यहां पर एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो आई माइनस आर एंगल के लिए ये लंब है और ये है कर्ण, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस। तो हमने एक फॉर्मूला लगाया, साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू, साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए बी। ठीक है, साइन आई माइनस आर, इसमें से कुछ भी नहीं पता, आप एक काम करो, ए बी को इधर लेते आइए साइन आई माइनस आर के साथ। तो BC की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, BC की वैल्यू आ जाएगी ए बी साइन आई माइनस आर, एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये एक काम और करेंगे, ये जो अभिलंब है इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो। अगर आपने आगे बढ़ाया तो इस सतह पर काटेगा और यहां भी कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका हम नाम रख देते हैं D। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, अब हम एक दूसरा समकोण त्रिभुज लेने जा रहे हैं, समकोण त्रिभुज ए डी बी में। समकोण त्रिभुज ए डी बी में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ए डी और ये बी वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, इसका ये एंगल कितना है, बोलो, आर है। ये वाली साइड हमको पता है, ए बी। अब ये बी मतलब ए बी का मान हमको निकालना है, सॉरी, ए डी वाली साइड हमको मालूम है। क्या आपको भी मालूम है कितना है ये ए से डी तक का लेंथ, टी, यही तो है स्लैब की मोटाई, थिकनेस उसकी, उसको टी से लिख रहे हैं। तो ये बेटा हमको पता है, ये हमें मालूम करना है, मालूम हो जाएगा, यहां लिख देंगे जाके, BC निकल आएगा। और ये एंगल हमको मालूम है, आर है, आर के लिए ये भुजा काय का काम करेगी, आधार, ये भुजा काय का काम करेगी, कर्ण का। आधार हमको मालूम है, कर्ण हमको निकालना है। एक ऐसा सूत्र बताओ जिसमें आधार और कर्ण आता हो। कॉस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आता है, तो कॉस, कॉस के साथ क्या लिखें, आर की आई माइनस आर, आर, आई माइनस आर तो इस ट्रायंगल का एंगल था। आधार बटे कर्ण, ए डी अपॉन ए बी, ए डी आधार बटे कर्ण ए बी। अब यहां से अगर आप वैल्यू लिखोगे, ए डी कितना है बताइए, कॉस आर, ए डी की वैल्यू टी है अपॉन ए बी, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ए डी अपॉन ए बी, टी अपॉन ए बी। अब यहां से अगर आप ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको क्या मिलेगी, ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू आपको मिलेगी टी अपॉन कॉस आर। ए बी का ये मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह है इक्वेशन नंबर 1, BC विल बी इक्वल टू ए बी की जगह पर लिख देंगे टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर, इंटू साइन आई माइनस आर। ठीक है,
इस तरीके से BC की वैल्यू निकल करके आई T इंटू साइन I माइनस R अपॉन कॉस R, ये BC की वैल्यू निकल करके आ गई। मतलब लाइट की रे कितना लेटरल शिफ्ट उस पर आएगा, यहां से कैलकुलेट आप कर सकते हो इससे। अब आप ये बताएं क्या ये आर्टिकल आपको समझ में आया? फिर से एक बार बता दो सारी बातें। अगर प्रकाश किरण को हम किसी ग्लास स्लैब में डालते हैं तो उसका क्या होता है? डायरेक्शन का बताइए, कोई चेंज नहीं होती। तो क्या होता है उसका? आंसर है उसका पार्श्विक विस्थापन हो जाता है। बस वो ऐसे चलते चलते ऐसा शिफ्ट होके ऐसा चली जाती है। समझ में आया? पार्श्विक विस्थापन होता है तो कितना होता है? आंसर है पार्श्विक विस्थापन इतना होता है, T इंटू साइन I माइनस R अपॉन कॉस R। इतना लेटरली शिफ्ट हो जाती है वो लाइट की रे। नहीं समझ में आ रहा है आपको? आया? अब देखना ये है कि आखिरकार ये जो लेटरल शिफ्ट है ना, ये जो लेटरल शिफ्ट है ये किस पर डिपेंड करता है, किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा? थोड़ा ध्यान से देखिए। लेटरल शिफ्ट का ये फॉर्मूला है और ये लेटरल शिफ्ट दो बातों पर निर्भर करेगा। कैसे? एक तो डिपेंड करेगा इस T पर। व्हाट इज T हियर? T इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, स्लैब की थिकनेस, ये चीज। अगर ये और यहां तक होती तो और ज्यादा चौड़ी होती, T का मान और बड़ा हो जाता। अगर ये और सक्रिय होती तो T का मान और छोटा हो जाता। तो एक तो किस पर डिपेंड करती है? थिकनेस पर डिपेंड करता है। T कम होने से लेटरल शिफ्ट का क्या होता? कम होता कि ज्यादा होता? कम होता। और T ज्यादा होने से लेटरल शिफ्ट भी ज्यादा होता। और आप चाहें ना तो ये चीज आपको सामने दिख सकती है। देखो, थोड़ा मेरी बात गौर से समझिएगा, बड़ा अच्छा है ये अभी इतनी मोटी है तो यहां आई, ये लाइट रे यहां से निकल रही तो इतना केवल हट पाई है। अब आप थोड़ा गौर से देखिए, अगर ये थोड़ा यहां तक होती स्लैब, अगर ये स्लैब की वॉल यहां ना होकर यहां तक होती, यहां तलक, तो फिर ये रे कहां से निकलती जाकर के? ये यहां से निकलती है ऐसे। और अगर ये यहां से निकलती तो पहले से अब इसका डिस्टेंस और बड़ा होता। देखिए, बड़ा होता। तो स्लैब जितनी ज्यादा थिकनेस की होगी, उसकी थिकनेस जितनी ज्यादा रहेगी, उसका लाइट रे का लेटरल शिफ्ट उतना ही ज्यादा आएगा। तो फॉर्मूले से भी ये बात दिखती है और हमको ऐसे भी समझ में आती है। भाई लाइट रे इस सिरे पर पड़ती है और इस सरफेस से निकलती है कि नहीं निकलती? तो अगर ये सरफेस यहां तक फैली होती तो ये लाइट रे यहां तक आती, फिर यहां से ऐसा निकल के जाती, और अगर यहां से निकल के जाती तो इसका शिफ्ट तो और बड़ा होता। तो थिकनेस जितनी ज्यादा होती शिफ्ट उतना ही ज्यादा मिलता आपको। दूसरा किस पर डिपेंड करती है? तो पहला किस पर डिपेंड कर रही है? पहला तो डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ स्लैब। जो ग्लास की स्लैब है उसकी मोटाई पर पहले तो डिपेंड करेगी। दूसरा किस पर डिपेंड करेगी? दूसरा डिपेंड करेगी इस आपतन कोण पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करेगी। कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करेगी? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी ये लाइट रे को हमने इधर से ऐसा तिरछा डाला हुआ है, आई एंगल बनाते हुए, ठीक है। और अगर हम इसको क्या करते, इसको ऐसा आई कम करते जाते, कम करते जाते और सीधा अभिलंबवत ही डाल देते। सुना आपने हमारी बात को? क्या करते हम? इसको हम आई को कम करते जाते और कम करते करते ऐसा कर देते, सीधे अभिलंब की डायरेक्शन पे ही ला देते। तो अभिलंबवत अगर हम डाल देते तो ये लाइट रे ऐसे जाती और ऐसे ही सीधे निकल जाती, उसमें लेटरल शिफ्ट नहीं आता। इसका मतलब आई को आपने क्या कर दिया है? जीरो, तो लेटरल शिफ्ट भी नहीं हुआ है। आई अगर जीरो कर देंगे तो लेटरल शिफ्ट आपको नहीं मिलेगा। कुछ बात हमारी समझ आ रही है आपको? इसका मतलब आई कम कर देने से लेटरल शिफ्ट खत्म हो गया। तो आई जितना कम होगा लेटरल शिफ्ट उतना ही कम रहेगा।
और आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी लैटरल शिफ्ट का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। और वैसे भी हमको दिखता है आई का मान जितना ज्यादा होगा, आई में से आर को माइनस करने पर वैल्यू कैसी आएगी, बड़ी। अगर ये बड़ा आएगा तो साइन आई माइनस आर ज्यादा होगा, साइन आई माइनस आर ज्यादा होगा तो बीसी भी ज्यादा होगा, लैटरल शिफ्ट ज्यादा होगा। तो जब आपतन कोण बड़ा होगा तो लैटरल शिफ्ट भी बड़ा होगा, और आपतन कोण छोटा है तो लैटरल शिफ्ट भी छोटा रहेगा। तो ये दूसरा किस पर डिपेंड कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण पर। तो लैटरल शिफ्ट दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो ग्लास स्लैब की मोटाई पर और दूसरा आपतन कोण पर। आपको समझ आया कि नहीं आया? तो बता दीजिए एक बार, अगर ग्लास स्लैब की मोटाई कम होगी, अगर ग्लास स्लैब की मोटाई कम होगी तो लैटरल शिफ्ट का क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा, कम होगा। आपतन कोण अगर कम होगा तो लैटरल शिफ्ट का क्या होगा, कम होगा। तो थिकनेस ज्यादा होगी तो भी लैटरल शिफ्ट ज्यादा, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण ज्यादा होगा तो भी लैटरल शिफ्ट ज्यादा। केवल ये दो बातों पर डिपेंड करती है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हो सकता है कि इस फॉर्मूले में आर भी तो आ रहा है, तो क्या आर पर डिपेंड नहीं करेगा लैटरल शिफ्ट? आंसर इज नो। क्यों आर पर डिपेंड क्यों नहीं करेगा? आंसर है आर हमारे हाथ में नहीं है। आपके हाथ में केवल दो चीजें हैं, एक तो ग्लास स्लैब की थिकनेस, आप कम थिकनेस की स्लैब ले सकते हो, आप ज्यादा थिकनेस की स्लैब ले सकते हो। दूसरा, जब आप लाइट रे डालोगे तो आप कम एंगल पे भी डाल सकते हो, आप ज्यादा एंगल पर डाल सकते हो, पर आर आपके हाथ में नहीं है। आर तो दूसरा माध्यम में खुद बनेगा जाके, वो हमारे कंट्रोल पे नहीं है, इसलिए आर पर निर्भर नहीं करता है। ये दो चीजों पर, टी और आई पर डिपेंड करता है। तो ये है ग्लास स्लैब के बारे में चीजें। ना समझ में आई बात आपको? तो आप प्लीज इससे नोट कर लें। अपवर्तन का एक फिनोमिना और हमको पढ़ना है, और उसमें ये देखेंगे कि जो अभी मैं बता रहा था कि तालाब में या बाल्टी में अगर उसकी बॉटम में कुछ पड़ा है और पानी भरा हुआ है तो हमको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती है वो चीजें, एक्चुअल डेप्थ हमको नहीं दिखती है। ऐसा क्यों होता है? और अगर एक्चुअल नहीं दिखती तो जो दिखती है वो कितनी दिखती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट करें, आगे और पढ़ लेते हैं उसको। आभासी गहराई, चलिए लिखिए जल्दी से, आभासी गहराई। अपेरेंट डेप्थ, आभासी गहराई को अंग्रेजी में बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। क्या होती है आभासी गहराई? थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। यहां पर एक ये मैंने बाल्टी रख दी या कोई भी टैंक रख दिया यहां पर, और उस टैंक में ये यहां तक ऐसा पानी भरा हुआ है पूरा। यहां तक पूरा इसमें पानी भरा हुआ है टैंक में। इस टैंक में नीचे हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, एक ऑब्जेक्ट डाल दिया। मान लीजिए कि हमने एक कॉइन डाल दिया यहां पर, ठीक है, ये कॉइन डाल दिया, और ये कॉइन क्या है? ये कॉइन ही ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हैं? हम ऊपर से इसको देखना चाहते हैं। ये एक टैंक है और इसके भीतर ये वाटर भरा हुआ है। हम इस ऑब्जेक्ट को, जो कि इसकी बॉटम पे पड़ा हुआ है, ऊपर अपनी आईज रखेंगे और यहां से हम इसको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। जहां तक पानी भरा है टैंक में वहां से, और जहां पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वहां तक पूरी इसकी जो गहराई होगी, ये इसको मान लेते हैं हम कैपिटल एच,
और इसको हम बोलेंगे वास्तविक गहराई। इसको क्या बोलेंगे हम? क्यों? रियल डेप्थ है, आप देख सकते हो वाकई में उतना गहराई पे पड़ा हुआ है। तो ये हमने मान लिया रियल डेप्थ। कितना रियल डेप्थ हमने माना? कैपिटल H के बराबर। अब हम जब यहां पर अपनी आईज रख के देखेंगे, यहां पर हम अपनी आईज रखेंगे और देखेंगे इसको, ऑब्जेक्ट को। ये कहां दिखता है हमको? तो देखिए कहां दिखेगा ये आपको। ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मुझे कम से कम 2 किरणें चाहिए। आप हमेशा याद रखिए, इमेज बनाने के लिए एट लीस्ट वी नीड 2 रेज। कम से कम 2 किरणों की जरूरत हमको पड़ेगी। तो वो 2 किरणें ऑब्जेक्ट से चलेंगी और वो हमारी आंख पर पहुंचेंगी, फिर उसका इमेज बन के दिख जाएगा हमको। तो यहां पर हम कौन सी 2 रेज लेंगे? देखो, क्या ऑब्जेक्ट से वाकई में केवल 2 ही किरणें बाहर निकलती हैं? ऐसा नहीं है, असंख्य रेज बाहर निकलती हैं, असंख्य। लेकिन हमको इमेज के बनाने के लिए केवल कितनी रेज चाहिए? केवल 2 रेज चाहिए। तो हम वो 2 रेज ही बना लेंगे। ज्यादा रेज बनाने से फिगर भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं केवल 2 रेज बना लेता हूं। एक रे तो हम बिल्कुल सीधी अभिलंबवत भेज देते हैं। देखिए, एक रे को हमने कैसे भेज दिया? बउआ देखो बेटा, ये क्या है भैया? ये क्या है? ये पानी है, तो ये क्या है फिर? ये इंटरफेस है बाबू। नहीं समझ आ रहा आपको? पता नहीं कहां दिमाग रहता है भाई आपका। अगर ये पानी है यहां पर, तो फिर ये क्या चीज है बताइए? ये पानी है तो फिर ये क्या चीज है? ये अंतरा पृष्ठ है। यही तो है वो सरफेस जो पानी और एयर को एक दूसरे से क्या करती है? अलग करती है। सो दिस इज नॉट वाटर, दिस इज इंटरफेस। और अगर ये इंटरफेस है तो एक किरण हमने कैसी डाली इंटरफेस पर? अभिलंबवत। और आपको मालूम है कि जो किरण अभिलंबवत जाती है वो सीधी निकल जाती है, रास्ते से विचलित। क्यों? फिर से एक क्वेश्चन आया कि अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के इंटरफेस पर हम एक लाइट रे डालते हैं अभिलंबवत, तो वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। क्यों ऐसा होता है बता सकते हैं आप मुझे? नहीं? इसका एक छोटा सा प्रूफ है, आप थोड़ा देख लीजिए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो कैसे, यही मैं करके दिखा देता हूं आपको। यहां पर आपने फॉर्मूला पढ़ा है अपवर्तनांक का। क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने? आपने फॉर्मूला पढ़ा है स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर। यहां पर हमने अगर अभिलंबवत इसको भेजा, अगर हम यहां पर बउआ अभिलंब बनाते तो क्या होता? अभिलंब बनाते तो वो भी तो इसी डायरेक्शन पे आता बेटा, नहीं आता। अब बताइए, अभिलंब भी इसी डायरेक्शन पे है, लाइट रे भी इसी डायरेक्शन पे जा रही है, तो इस सिचुएशन पर आई का मान कितना? आई का मान 0। अगर आई की वैल्यू 0 हो गई तब माध्यम का कितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ2 इट विल बी इक्वल टू साइन 0 अपॉन साइन आर। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, साइन 0 की वैल्यू 0, इसको इधर ले जाओ, साइन आर को यहां लेके आओ। साइन आर इज इक्वल टू 0 अपॉन μ2। अगर आप 0 में μ2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 0। 0 किसकी वैल्यू होती है साइन में? 0 की, इसलिए आपको r की वैल्यू क्या मिल गई? इसका मतलब अगर आपने अभिलंबवत डाला है तो आपतन कोण कितना है? 0। और अगर आपतन कोण 0 है तो अपवर्तन कोण भी कितना होगा? अपवर्तन कोण भी 0 रहेगा। आप देखो, आपको दिख रहा होगा अभी। और अगर अपवर्तन कोण 0 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब लाइट रे जरा सी भी मुड़ी नहीं है, वो सीधी निकल गई है। सो दिस इज द प्रूफ कि अगर हम लाइट रे को किसी इंटरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। सिर्फ कहने से नहीं होता, प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। समझ रहे हैं?
जैसे आप भी कितने भी होशियार हो ना, आपको अपने आप को ना इस जमाने को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे आपको कोई इंटेलिजेंट नहीं मानेगा। बात समझ आ रही है? तो आपको इंटेलिजेंट कब माना जाएगा? जब आप इस जमाने में समय के अनुसार अपने आप को प्रूव करके दिखाओगे कि आपके अंदर कोई पावर है, आप कर सकते हो। तो ये एक लाइट रे सामने हमारी आंख पर प्रवेश कर गई। एक दूसरी लाइट रे भी चाहिए जो कि इसी ऑब्जेक्ट से निकलनी चाहिए। उस लाइट रे को हम थोड़ा सा तिरछा मान लेते हैं। देखो बेटा, ये थोड़ा सा तिरछा मैंने यहां पर ले लिया, ये ले ली लाइट रे ऐसी, इसका कुछ नाम रख दो P और इसका कुछ नाम रख दो Q, ठीक है। अब यहां पर हमने एक अभिलंब बना दिया, ये एक अभिलंब बना दिया, ये एक अभिलंब हमने बना दिया। देखो, अब अगर यहां पर अभिलंब बनाया है और ये आपतित किरण गई है तो ये एंगल कितना होगा बताओ? आपतन कोण होगा। और आपतन कोण को किससे लिखोगे? R से, I से लिखेंगे आपतन कोण को भाई। ये एंगल I बना। अगर ये एंगल I बना और किरण यहां जा कहां से कहां रही है? सघन से विरल में जा रही है कि विरल से सघन में जा रही है? सघन से विरल में। अगर ये सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब की ओर झुकेगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। बिल्कुल सही। अब इसके जाने का रास्ता तो ये है ऐसा, पर इसको अभिलंब से क्या होना है? दूर हटना, तो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी, है ना। तो ये कैसे चली जाएगी आप देखो, जाने का रास्ता उसके ये वाला है, ये उसके जाने का रास्ता है बेटा, लेकिन वो अभिलंब से दूर हटना चाहती है। तो ये देखो, वो अभिलंब से दूर हटके ऐसे निकल जाएगी, इस दिशा में चली जाएगी वो लाइट रे। अब यहां पर ये एक्चुअल पाथ था, पर इधर ना जाके अभिलंब से दूर हटना था, इतना सा दूर हट गई। हटाओ अब इसको। ये एंगल कौन सा बन गया? अगर ये अभिलंब है तो R बन गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और ये जाके हमारी आंख पर पड़ी। अब दो किरणें हमारी आंख पर पहुंच चुकी हैं, तो इसका इमेज कहां बनेगा? जो नीचे इसकी बॉटम पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। आंसर है इसका इमेज बनेगा जहां पर, इमेज बनाने का तरीका क्या है सुनिए। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, किरणों में सब कुछ होने के बाद जो दो किरणें आपकी आंख पर पहुंचेंगी, उन दोनों किरणों को आप बैक ट्रैक करिए, उनके साथ पीछे पीछे या उनके पीछे की तरफ साथ साथ चलिए। और आप याद रखिए कि हमारे देखने का जो सिस्टम है ना, उसको किरणों को मोड़ना नहीं आता है। हमारे सिस्टम में, देखने के सिस्टम में कौन कौन है? ब्रेन है, आईज है, उनके बीच में जो नर्वस सिस्टम है वो है पूरा। तो हमारे देखने का जो सिस्टम है ना, वो देख सकता है, पर देखने के लिए उसको लाइट रेज मोड़ना नहीं आता है। वो जब भी देखता है उसको सीधा ही दिखता है कि बस यहां से लाइट रेज आ रही हैं। तो लाइट और इमेज बनाने का तरीका हमने क्या बताया कि सब कुछ होने के बाद जो लाइट रेज आपकी आंख पर पहुंचेंगी, जो दो किरणें आपकी आंख पर पहुंचेंगी, उनको उनके साथ पीछे पीछे चलिए, और जहां पर वो दोनों एक दूसरे के काटती हुई नजर आएंगी, वहां पर इमेज बनेगा। तो देखो, एक ये लाइट रे आपकी आंख पर इंटर करी है, एक इसने प्रवेश किया है, तो अब इन्हीं दोनों किरणों के साथ पीछे पीछे चलिए, आप इन्हीं के पीछे साथ साथ चलिए और देखिए, इसके साथ साथ चले आए तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे, और इसके साथ साथ चलेंगे तो यहां किरण को क्या होना पड़ रहा है? मुड़ना। और हमारे देखने के सिस्टम में एक खराबी है कि उसको किरणों को मोड़ना नहीं आता, तो वो मोड़ नहीं पाता है। उसको क्या लगता है? उसको ये लगता है कि ये जो किरण है वो यहां से आ रही है, ऐसे। समझ आया आपको? आंख के सिस्टम को मोड़ना नहीं आया,
तो उसको ये लगा कि ये किरण यहां से निकल रही है। अब देखो ये किरण सीधे निकल गई यहां तक, इसको पीछे बैक ट्रैक किया, दोनों ने यहां पर काटा, और जहां पर दोनों काटेंगे वहीं पर हमारी आंखों को दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। मतलब हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां दिखेगा, हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर दिखेगा। अब आप बताएं क्या ये फिगर में कुछ बातें समझ आ रही हैं आपको? ठीक है। अच्छा, अब अगर ये इमेज है तो देखो जब आप ऊपर से देखते हो ना यहां से, तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट पड़ा कहां पर है, यहां पर ये आपको दिखता कहां पर है, यहीं पर ऊपर की तरफ दिखता है, कम गहराई पर दिखता है। तो ये जितनी गहराई पर हमको दिख जाता है ना, ये बस हमको इतनी गहराई पर ही दिख जाता है। ये जो गहराई होती है इसको हम मानते हैं h, और इसी को बोलते हैं आभासी गहराई, एपेरेंट डेप्थ बोलते हैं इसी को। इसी को हम कहते हैं एपेरेंट डेप्थ, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल h से। और एक्चुअली हमारा आर्टिकल इसी चीज का है। मैं यही पता लगाना चाहता हूं कि ये जो h है ना, एपेरेंट डेप्थ, ये आखिरकार कितना होगा, कितनी दिखेगी हमको ये एपेरेंट डेप्थ। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, I, इस पॉइंट को हम क्या मानने ले रहे हैं, O, इसको हमने P माना है, इसको हमने Q माना हुआ है। थोड़ा एंगल्स को देख लीजिए, ये एंगल कितने के बराबर है, I के बराबर है। समझ आया? अगर ये एंगल I के बराबर है और ये एक तिरछी लाइन इसको काटते हुए आ रही है, और एक चीज की, ये एंगल कितना है बेटा, देखो R, ये वाला अपवर्तन कोण है ना। अगर ये एंगल R है तो यहां पर ये एंगल कितना बनेगा, थोड़ा गौर से देखिए। एक ये लाइन है, पहले तो एक ये इंटरफेस बना दिया मैंने, एक ये लाइन गई तो एक ये लाइन भेज दिया, यहां पर P आ गया। एक बगल में ये भी अभिलंब यहां पर बना हुआ है, तो एक बगल में हमने ये भी अभिलंब भेज दिया, और ये पॉइंट यहां पर कौन है, Q। अब एक लाइन ऐसे आ रही है जो Q से होते हुए जाती है, सीधी बिल्कुल इसको काटती है। एक लाइन ऐसे आती है, Q से होते हुए जाती है और सीधी जाकर इसको काटती है। ये एंगल कितना दिखाया जा रहा है यहां पर, R। ये एंगल यहां पर R दिखाया जा रहा है, तो ये एंगल यहां पर कितना होगा, R होगा। क्यों R होगा बताओ, शीर्षाभिमुख ये नहीं है बेटा, इसको बोलेंगे संगत कोण। तो यहां पर ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, R के बराबर, करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। उसके बाद फिर से एक चीज देखिए, ये एक अभिलंब यहां पर है और ये भी एक अभिलंब यहां पर है। मैं फिर से इसको यहां दिखाता हूं, ये इंटरफेस है, एक अभिलंब ये है, एक अभिलंब ये है, इस पॉइंट का नाम P है और इस पॉइंट का क्या नाम है, Q। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक ये नॉर्मल, एक ये नॉर्मल, एक ये नॉर्मल, एक ये नॉर्मल, एक लाइन ये ऐसे आ रही है, देख रहे हो भैया आप, ऐसे, और ये जाके कहां मिलाती है, सीधे O पर। तो ये लाइन Q से आती है, O पर मिलाती है ऐसे, और यहां पर O है। अब उसमें से देखो, ये अभिलंब के साथ ये लाइन कितना एंगल बना रही है, I, ये एंगल है I, तो यहां पर ये एंगल कितना होगा, I। क्यों, एकांतर कोण। ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा उसको काटती है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा, आपस में बराबर। यहां पर ये एंगल अगर I है तो यहां पर ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। अब आप बताएं क्या आपको एंगल्स के बारे में बातें समझ में आ गई? ठीक, अब बहुत आसान है, बस जस्ट 5 मिनट्स, अभी कैलकुलेट हो जाएगा ये। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे आप देखिए जरा। यहां पर ये कौन सा बिंदु है, I, P, Q, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री। यहां पर भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। थोड़ा ध्यान से देखिएगा सभी लोग, यहां पर एक ट्रायंगल, हम एक काम करते हैं। अच्छा, किरण कहां से कहां जा रही है, पहले ये बताओ। जल से वायु में जा रही है।
अगर जल से वायु में जा रही है तो यहां किरण को मोड़ने का काम कौन कर रहा है? जल की वायु मोड़ने का काम कर रही है। इसलिए अपवर्तनांक किसका होना चाहिए? वायु का। और जा कहां से रही किरण? जल से, तो जल के सापेक्ष होना चाहिए। तो अपवर्तनांक अगर हम लिखेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या होना चाहिए? अपवर्तनांक किसका बताया होना चाहिए आपने? एयर का। किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। और उस सिचुएशन पर अगर स्नेल का नियम लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला मिलेगा आपको? साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू फॉर एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, साइन आई अपॉन साइन आर। आप साइन आई का मान बताओ मुझे, ना यहां से देख के बताओ तो यहां से देख के बताओ। साइन आई की वैल्यू लंब बटे कर्ण, देख रहे हैं आप? पी क्यू अपॉन ओ क्यू। समझ आ गया? अरे नहीं आया समझ में? आ गया ना? ये 90 डिग्री का एंगल है, तो साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी क्यू अपॉन ओ क्यू। तो ये मैंने लिख दिया पी क्यू अपॉन ओ क्यू अपॉन साइन आर की वैल्यू बताइए, ना यहां पर बने त्रिभुज से बताओ तो यहां से बताओ। साइन आर होगा फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी क्यू अपॉन आई क्यू। तो ये हमने क्या लिख दिया? पी क्यू अपॉन आई क्यू। क्या इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, अब देखो बेटा, पी क्यू से पी क्यू कैंसल हो जाएगा, देन म्यू फॉर एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विल बिकम, और ये नंबर पलट जाएंगे, पलट करके क्या बन जाएगा? आई क्यू अपॉन ओ क्यू, आई क्यू अपॉन ओ क्यू। अब आई क्यू और ओ क्यू ये कितने कितने होंगे? देखो, आई क्यू तो ये है बेटा और ओ क्यू ये है, ठीक है? अब थोड़ा सा कन्वीनियंस लेना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो आंसर फिर नहीं बनेगा। एक चीज और, ये जो चित्र मैंने अलग निकाल के रखे हैं ना, इनमें बताइए ये कितना हाइट है? चित्र देख के बताओ, और ये कितनी हाइट है, दोनों देख के बताओ मुझे। ये वाली बताओ पहले, P से O तक, P से O तक, दिस इज रियल डेप्थ, सो दिस इज कैपिटल H, एंड P से I तक अपेरेंट डेप्थ है, तो ये कितनी है? स्मॉल h, ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए सभी मेरी बात। ये आपने क्या बनाई हुई है? आई, तो क्या इतनी बड़ी आंख होती है? इतनी बड़ी तो आंख नहीं होती भाई। अगर इतनी बड़ी आंख नहीं होती, आंख बस इतनी जरा सी होती है, अगर आप नाप के देखोगे इतनी सी आएगी। समझ आया आपको? अब इतनी सी आंख में यहां से निकलने वाली दो किरणें कम से कम पहुंचे, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये पॉइंट P और पॉइंट Q एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक हों। इतना दूर भी हो गए ना, अगर हम इतनी बड़ी भी आंख बनाते तो क्या इतनी बड़ी आंख होती है क्या? हम लोगों की आंखें छोटी छोटी ऐसे रहती हैं, और उन आंखों में, इतनी साइज की आंख में ऑब्जेक्ट से चलने वाली दोनों किरणें अपवर्तन के बाद आंख पर पहुंचे। इसके लिए बेहद जरूरी है कि ये पॉइंट P और पॉइंट Q कैसा होना चाहिए? एक दूसरे के बहुत नजदीक। तो आपने दूर क्यों बनाया? तो आंसर है हमने दूर इसलिए बनाया ताकि आपको कुछ समझा सके हम। अदरवाइज P एंड Q शुड बी वेरी नियर टू ईच अदर। P और Q एक दूसरे के बहुत क्लोज होने चाहिए। तो यहां पर लिख लेते हैं, यदि P व Q, यदि P व Q अत्यंत समीप हैं, यदि P व Q अत्यंत समीप हैं, तब क्या आप मुझे बता सकते हैं उस समय IQ को क्या ले सकते हैं? अगर P और Q बहुत नजदीक नजदीक आ गए तो हम IQ को भी IP लिख सकते हैं, और OQ को भी OP लिख सकते हैं, क्योंकि फिर P और Q बहुत पास पास होंगे, तो हम Q की जगह पर क्या ले सकते हैं? P।
तब IQ को लिख सकते हैं IP approximately equal to, and OQ can be written as OP। ठीक है, तो जहां पर IQ है वहां पर IP और जहां पर OQ है वहां पर OP। Therefore mu of air with respect to water will become IQ की जगह पर IP और OQ की जगह पर OP हमने लिख दिया। अब एक चीज और मुझे बताइए, ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर के रिस्पेक्ट पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे वाटर के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, सॉरी मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, क्या करना चाहिए? याद है कुछ आपको? रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल लास्ट क्लास में पढ़ाया आपको, उसमें देखा कि अगर आप ये पलट रहे हैं तो ये उलट जाएगा, क्या आ जाएगा? ये OP अपॉन IP। दिस इज म्यू फॉर वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एंड कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OP एंड IP? OP capital H, and what is capital H? Capital S is real depth, वास्तविक गहराई। This is real depth। And what is IP? IP, this is apparent depth। apparent depth। तो refractive index of water with respect to air, this will be equal to capital H upon small h। ठीक है, और ये वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप ये तक पता लगा सकते हो कि अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू कितनी होगी। और फिगर में एक चीज आप देख रहे हो, क्या? जो आभासी गहराई है वो वास्तविक गहराई से बड़ी हुआ करेगी कि छोटी हुआ करेगी? छोटी होगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? आभासी गहराई सदैव, आभासी गहराई सदैव वास्तविक गहराई से कम होती है। मीन्स H इज ऑलवेज लेस देन कैपिटल H, और वास्तविक गहराई सदैव आभासी गहराई से अधिक होती है। वास्तविक गहराई सदैव आभासी गहराई से अधिक होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने फिगर से देखा। क्या आपको ये बातें समझ में आई? ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ, इस पर एक और चीज बड़ी अच्छी सी है, देखो क्या एक और चीज बड़ी अच्छी सी है। स्मॉल h हमेशा कैसा होगा? छोटा, और कैपिटल H कैसा होगा? बड़ा। अब स्मॉल h छोटा है, कैपिटल H बड़ा है, तो जब छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एक से बड़ी वैल्यू आएगी कि एक से छोटी वैल्यू आएगी? ये कैसा है? स्मॉल h छोटा है, कैपिटल H कैसा है? बड़ा है। छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करिए, कैसा आएगा? बड़ा आएगा एक से। अगर एक से बड़ा आएगा इसका मतलब अपवर्तनांक का मान एक से कैसा होगा? तो इसको भी याद रख लीजिए, किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा उसका मान सदैव एक से कैसा होगा? अधिक हुआ करेगा। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सदैव एक से कैसा होता है? सदैव एक से ज्यादा होता है। तो अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया जाए, अपवर्तनांक दे दिया जाए 0.7, 0.5, 0.99 और 1.3, तो कौन सा सही है? 1.3, क्योंकि अब हम समझ गए
कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक सदैव 1 से कैसा होता है, ज्यादा। और इसीलिए जो आपको गहराई दिखती है वो गहराई रियल डेप्थ के बराबर नहीं होती, वो बल्कि उससे कैसी होती है, उससे कम ही रहती है। तो जो दिखाई देता है वो उथला होता है, वाकई में गहराई ज्यादा रहती है। तो ये हमने पढ़ लिया क्या, एपेरेंट डेप्थ। क्या आपको ये समझ में आया? कामयाबी पाना ही आपका लक्ष्य है, और अगर कभी भी आपका लक्ष्य आपकी आंखों से ओझल हो जाए ना, तो किसी को नहीं, केवल अपने पेरेंट्स को याद करना, उनके चेहरे याद कर लेना, आपकी आंखों से कभी आपका लक्ष्य ओझल होने नहीं पाएगा, क्योंकि वो याद दिलाएंगे आपको, उनका चेहरा याद दिलाएगा कि वो बड़ी बेसब्री से सोचते हैं कि आप कामयाब हो जाएं बड़ी जल्दी से। समझ रहे हैं? पूरी दुनिया आपको पीछे करना चाहती है, पर इस दुनिया में एक शख्स ऐसा है जो सिर्फ आपको आगे देखना चाहता है, और वो है आपके पेरेंट्स। तो आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सी पढ़ाई करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करते हैं, ठीक है? तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।